नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको वो खबर बताऊंगा जो सुनकर हर देशभक्त का दिल खुश हो जाएगा। ये खबर पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान में धुरंधर फिल्म दिखाई दे रही है। पर्दे पर नहीं, सड़कों पर, सिनेमाघरों में नहीं, असली जिंदगी में। यहां भी धुरंधर दबे पांव आता है, दहशतगर्दों को मारकर गायब हो जाता है। असल में ठीक धुरंधर के सीन की तरह पाकिस्तान में बाइक पर सवार अज्ञात हमलावर आते हैं, फायरिंग करते हैं, टारगेट को खत्म करते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। आज ये सीन फिर से देखने को मिला। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दहशतगर्द हमजा बुरहान को अनजान लोगों ने भून डाला। आतंकवादी की हत्या मुजफ्फराबाद में हुई, लेकिन इससे सनसनी पूरे पाकिस्तान में फैल गई। हमजा बुरहान पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था, इसलिए पाकिस्तान के लोगों को लग रहा है कि हमजा बुरहान को भारत के धुरंधर निपटा कर चले गए। इस धुरंधर से आतंकवादियों में कितनी दहशत है। पाकिस्तान में इसी तरह कितने आतंकवादी निपटाए जा चुके हैं। इस तरह की टारगेटेड किलिंग्स पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है, इस सब आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन पहले यह बता देता हूं कि हमजा बुरहान था कौन, उसने भारत में कितना खून बहाया था और आज वो कैसे मारा गया। हमजा बुरहान आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में मारा गया। हमजा बुरहान आतंकी संगठन अल बदर का कमांडर था, भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था। नवंबर 2020 में पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप में जो ग्रेनेड अटैक हुआ था, यह हमला हमजा बुरहान ने ही करवाया था। यह आतंकवादी पीओके में छुपा था, मुजफ्फराबाद में रह रहा था, फौज की प्रोटेक्शन में था। आज सुबह मुजफ्फराबाद में अननोन गनमैन ने हमजा बुरहान को गोली मार दी। पीओके के लोकल मीडिया के मुताबिक हमजा बुरहान को मुजफ्फराबाद में एक स्कूल के सामने दो बाइक सवारों ने रोका और उस पर गोलियों की बौछार कर दी। हमजा ने जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश की, लेकिन अटैकर्स ने उसको भागने का कोई मौका नहीं दिया, उसे गोलियों से छलनी कर दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान का असली नाम अर्जुमंद गुलजार डार था। वो पुलवामा के रत्नीपुर इलाके का रहने वाला था। करीब 7 साल पहले वो सरहद पार करके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चला गया था। आईएसआई के पालतू आतंकी संगठन अल बदर में शामिल हो गया था। उसे साउथ कश्मीर में टेरर एक्टिविटीज बढ़ाने, नए दहशतगर्दों की भर्ती करने और ओवरग्राउंड वर्कर्स को हथियार सप्लाई करने की जिम्मेदारी दी गई। 2020 में पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड यही दहशतगर्द था। इस अटैक के बाद आईएसआई ने हमजा बुरहान को अल बद्र का ऑपरेशनल कमांडर बना दिया था। उसके बाद कई आतंकी हमलों में हमजा बुरहान का नाम आया, लेकिन आज उसे अज्ञात लोगों ने जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। हमजा बुरहान जो है, जिनका ताल्लुक अल बदर मुजाहिदीन से था, पाकिस्तान के साइड वाले कश्मीर में वो मारे गए और अननोन गनमैन ने उनको मारा है। एक तो यह है कि ये तकरीबन सिलसिला 4-5 सालों से चला हुआ है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर, कराची, पेशावर और इसके साथ साथ रावलपिंडी और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें मीरपुर है, मुजफ्फराबाद है और भी कुछ ऐसे इलाके हैं, बाग वगैरह, वहाँ पर इस तरह के लोग टारगेट हुए। कुछ पाकिस्तानी चैनल्स ने हमजा बुरहान की मौत की खबर चलाई, उसके मारे जाने की बात कही, लेकिन कुछ ही देर बाद पाकिस्तान की मीडिया से यह खबर गायब हो गई। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का कहना है कि हुकूमत के इशारे पर इस तरह की खबरों को लगातार दबाया जाता है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों से जुड़े आतंकवादियों को धुरंधर फिल्म के स्टाइल में मारा जा रहा है, उससे आतंकवादी संगठनों में जबरदस्त खौफ है। ये जो टेरर आउटफिट्स हैं या जो ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके अंदर जरूर एक खलबली है, उनके अंदर जरूर एक परेशानी और प्रॉब्लम चल रही होगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। और पिछले कई साल से
तकरीबन 3-4 साल से उनके लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। अक्सर को भारत की तरफ से किसी न किसी अटैक का, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे उड़ी, चाहे और दूसरे अटैक जो भारत में हुए हैं, उसका मास्टरमाइंड बताया जाता है। लेकिन इन ग्रुप्स के लोग ना तो इस बात को मानते हैं और ना ही गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की बात की जाती है। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि शायद भारत की तरफ से कोई आ रहा है या भारत जो है वहां से कोई इन लोगों को मारता चला जा रहा है। धुरंधर का इतना डर, अनजान हमलावरों का इतना खौफ दहशतगर्दों में क्यों है, यह समझने के लिए कुछ फिगर्स आपको बताता हूं। पिछले कुछ साल में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 1 दर्जन से ज्यादा कमांडर इसी तरह मारे गए हैं। किसी को मस्जिद में गोली मारी गई, किसी को मदरसे में, कोई जेल में मरा मिला तो कोई सड़क पर। लेकिन इनको किसने मारा ये किसी को पता नहीं। इसी साल जनवरी में लश्कर के कमांडर अब्दुल गफ्फार को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। अब्दुल गफ्फार लश्कर के चीफ हाफिज सईद का करीबी था। पिछले साल मई में लश्कर का आतंकवादी सैफुल्लाह खालिद सिंध में मारा गया था। वो बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर हमले का मुजरिम था। मार्च 2025 में अनजान हमलावरों ने आईएसआई के एजेंट मुफ्ती शाह मीर को बलूचिस्तान में गोली मार दी थी। मुफ्ती शाह मीर ही भारत के फॉर्मर नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव को ईरान से किडनैप करके लाया था। मार्च 2024 में दहशतगर्दों के मददगार पाकिस्तानी फौज के अफसर मेजर दानियाल को पेशावर में अनजान हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया था। मेजर दानियाल ने 2016 में बारामूला में सेना के काफिले पर हमले की साजिश रची थी। दिसंबर 2023 में अननोन अटैकर्स ने हाफिज सईद के करीबी आतंकी अदनान अहमद को कराची में गोली से उड़ा दिया। अदनान पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले का आरोपी था। नवंबर 2023 में कराची में ही जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी रहीमुल्लाह को अनजान लोगों ने गोली मार दी थी। रहीमुल्लाह मसूद अजहर का करीबी था और भारत में आतंकी हमलों के लिए फंड कलेक्ट करता था। अक्टूबर 2023 में नकाबपोश हमलावरों ने जैश के एक और कमांडर शाहिद लतीफ को मौत के घाट उतार दिया था। शाहिद लतीफ 2016 में पठानकोट के एयरफोर्स बेस पर हमले का मास्टरमाइंड था। इसके अलावा पाकिस्तान में अबू कताल, अकरम गाजी, ख्वाजा शाहिद, मौलाना ज़ियाउर रहमान, बशीर अहमद, ज़हूर इब्राहिम, दाऊद मलिक, एजाज आबिद और लाल मोहम्मद जैसे कई और दहशतगर्द इसी तरह निपटाए जा चुके हैं। डर और खौफ है इस वक्त ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इनके लोगों में। पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूं तो उससे पाकिस्तान को ये एक बेनिफिट जा रहा होता है कि इस तरह का बंदा जब मारा गया तो बात ही ख़त्म हो गई। ना ये जिक्र होगा कि जी पुलवामा का जो मास्टरमाइंड था जो बताया जा रहा है। आजकल ये मेरे ख्याल में ये बेरोजगार हैं, जो इनका काम था वो उस तरीके से इनको मिल नहीं रहा और जब मारे जाते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो लाइबिलिटीज़ है वो कम हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में तहकीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है तो उसका पता चलाया जाए, ना कि अगर मार दिया जाए तो मारने के बाद तो किस्सा ख़त्म। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में किसी अनजान गनमैन ने टारगेट करके दहशतगर्द को उड़ाया हो। जो दहशतगर्द मारे गए वो भारत के गुनहगार थे, हमारे मुल्क में आतंकवादी हमलों में शामिल थे। जाहिर है पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं इन्हें इंडिया ने ख़त्म करवाया। पाकिस्तान की फ़ौज और आईएसआई तो शर्म के मारे कुछ नहीं बोलती। वो कैसे कहेंगे कि इंडिया ने हमारी प्रोटेक्शन में रहने वालों को सरेआम उड़वा दिया और हम कुछ नहीं कर सके। किसी के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसमें भारत को कोई हाथ है। लेकिन अगर भारत ने करवाया तो अच्छा है, दुश्मनों को उन्हीं के लोगों के हाथों से मरवाया। अगर भारत ने नहीं करवाया तो और भी अच्छा है, पाकिस्तान में कोई वेल विशर तो बैठा है जिसने हमारे दुश्मनों का सफाया करवाया। और जब तक ऐसी खबरें आती रहेंगी तब तक हमारे धुरंधर के नाम की चर्चा पाकिस्तान में तो होती रहेगी। अब अपने देश की बात करते हैं। मुंबई से ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर
मैं भी चौंक गया। क्या आप सोच सकते हैं कोई ऑटो रिक्शा गटर में बहा दे? अपने घर के बेकार हुए सोफे, कुर्सियां, बेड, गद्दे, कूलर जैसे बड़े बड़े सामान कबाड़ी को देने के बजाय घर के बगल से गुजरने वाले नाले में बहा दिए जाए। ये होता है और हुआ है। मुंबई के नालों से ये सारा सामान बड़ी तादाद में निकला है। मानसून आने वाला है। हर साल बीएमसी मानसून से पहले मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम को साफ करती है। इस बार भी नालों की सफाई का काम शुरू हुआ तो नालों में इतनी गंदगी जमा थी कि बड़ी बड़ी मशीन्स मंगानी पड़ी। नालों में पड़े कचरे को निकालने के लिए क्रेन लगानी पड़ी और जब कचरा बाहर निकला तो बीएमसी के कर्मचारी भी हैरान रह गए। साकीनाका इलाके में नाले की सफाई के दौरान एक पुराना ऑटो नाले से निकला। किसी ने पूरा का पूरा ऑटो नाले में फेंक दिया था। इसी तरह गोवंडी मांदखुर्द इलाके में नाले से सोफा, गद्दे, बेड जैसे घरेलू आइटम निकले। एक नाले से तो बड़ा कूलर निकला। इसी तरह कुछ जगहों पर पुराने रेफ्रिजरेटर, खराब हो चुकी वॉशिंग मशीन, बड़ी बड़ी अलमारियां और टूटे हुए ड्रम जैसी चीजें नाले से बाहर निकाली गईं। बीएमसी ने कचरा इकट्ठा करने के लिए जो बड़े बड़े कंटेनर शहर में जगह जगह रखे हैं, उनमें से कुछ कंटेनर भी लोगों ने नाले में फेंक दिए थे। इन सब की वजह से मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम बुरी तरह चोक हो गया था। आज बीएमसी के अफसरों लोगों से अपील की, कहा कि हाथ जोड़कर विनती है, इस तरह की चीजें नालों में न फेंकें, क्योंकि कुछ लोगों की गलती पूरी मुंबई के लिए मुसीबत बन जाती है। 2 दिन पूर्व मैंने जब ये रेलवे कलवर्ट की विजिट की तो उसमें तो सोफा डाला हुआ था। अगर कई सोफा, कई रिक्शा, कई गद्दी, कई कुछ अगर ऐसे लोग डालते रहेंगे तो पानी का जो प्रवाह है, नाला का जो प्रवाह है, वो पूरी तरह से थम जाएगा और आखिर उसकी तकलीफ लोगों की होगी। तो हमारा ये अपील है लोगों से कि नाला अगर हम साफ सफाई के लिए हम लोग मेहनत कर रहे तो आप भी हमको सहकार कीजिए और नाले में ऐसे चीज मत डालिए। आप सोचिए, अफसरों को यह अपील करनी पड़ रही है कि नाले में अपने सोफे, अपने सामान, अपने कूलर मत डालिए। हर साल बारिश के दौरान मुंबई के तमाम इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं और सवाल बीएमसी पर उठते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुंबई के नालों की सफाई पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इस बार बीएमसी ने नालों की सफाई के लिए 1302 करोड़ का बजट दिया है। सिर्फ नालों की सफाई पर 158 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस बार नालों की सफाई की डेडलाइन 31 मई है। अब तक बड़े नालों की सफाई का 82% काम पूरा कर लिया गया है। 87% छोटे नाले भी साफ कर लिए गए हैं। मीठी नदी से जुड़े नालों की सफाई का 54% काम हो चुका है। बीएमसी के अफसरों ने बताया कि जब नालों में इस तरह का कबाड़ फेंका गया हो तो सफाई के काम में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, खर्चा ज़्यादा होता है, वक्त भी लगता है। इसलिए अगर लोग सहयोग करें तभी इस मुश्किल से निजात मिल सकती है। पूरे मुंबई में बारिश के टाइम जो नाला, बड़े बड़े नाले हैं, उसमें बाढ़ आती है। हाई टाइड होने के बाद पूरा मुंबई पानी पानी हो जाती है। उसके बारे में बहुत से काम हुए भी हैं, लेकिन नाले के बाजू में रहने वाले लोगों ने सिविक सेंस रखना चाहिए। गरीब हो या अमीर हो, उनको ये पता चलना चाहिए कि वो सोफा सेट, रिक्शा या बाकी भी चीज़ों डालना वो सही जगह नहीं है। उसकी ये करने के बाद आपको ही तकलीफ बढ़ती है। शिल्ट निकालना ये हमारा काम है बीएमसी का। तो उसके माध्यम से जब ये पूरी रिक्शा आती है, पूरा बेड आता है, पूरा वो कपाट आता है,
तो मुझे लगता है लोगों में सिविक सेंस कम हो रहा है। मुंबई में नालों से निकले गद्दे, सोफे, बेड, कूलर, पंखे ये बताते हैं कि लोग अपने घर का टूटा फूटा सामान नालों में फेंक देते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मुंबई के नहीं है, बड़े शहरों में थोड़ा सा खर्चा बचाने के लिए घर का कबाड़ फेंकने के लिए लोग 10 कदम दूर भी नहीं जाना चाहते, पास के नाले में डाल देते हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुझे बताया था कि लोगों के घर में जब कंस्ट्रक्शन होती है या मरम्मत का काम होता है तो मलबा बोरे में भरकर रात के अंधेरे में मैन होल खोलकर उसमें डाल दिया जाता है। कई महीने तक तो यह पता ही नहीं चला कि मैन होल और नालियां चौक क्यों होती हैं। जब सफाई हुई तो पता चला कि ईंट पत्थर की वजह से पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम बर्बाद हो चुका था। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको अपने शहर से प्यार है तो फिर सुएज और ड्रेनेज सिस्टम को भी अपना मानना पड़ेगा। अगर टूटा फूटा सामान और कबाड़ निर्धारित जगह पर फेंका जाएगा तो नाले और नालियों को साफ करना आसान होगा, शहर में गंदगी नहीं फैलेगी और सफाई पर होने वाले खर्च में करोड़ों रुपए की बचत भी होगी। अब बात बंगाल की करते हैं। अब पश्चिम बंगाल में फलता असेंबली सीट पर रीपोल से बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। जबरदस्त वोटिंग हुई है, 88% से ज्यादा लोग वोट डालने पहुंचे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान आज कहीं नजर नहीं आए। हालांकि मैंने आपको बताया था कि जहांगीर खान ने 2 दिन पहले चुनाव मैदान से हटने का ऐलान कर दिया था, लेकिन ईवीएम पर उनका नाम था। आज जहांगीर खान के परिवार वाले तो वोट डालने गए, उनकी वाइफ ने वोट डाला, लेकिन जहांगीर खान वोट डालने भी नहीं गए। बीजेपी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने दावा किया कि वो 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। बीजेपी के लिए फलता सीट बहुत खास है क्योंकि सीट डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में आती है। अभिषेक बैनर्जी यहां लोकसभा का चुनाव 11 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में डायमंड हार्बर की सारी 7 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने हासिल की थी। अभिषेक बैनर्जी यहां डायमंड हार्बर मॉडल लागू करने का दावा करते हैं। इस बार भी 7 में से 5 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती, 1 सीट बीजेपी ने तृणमूल से छीन ली और फलता में रिपोल हुआ है। बंगाल में सरकार बदली, हवा का रुख बदला तो अभिषेक बैनर्जी खामोश हो गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा के लिए कैंपेन करने पहुंचे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान के लिए प्रचार करने तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता फलता नहीं गया। इसीलिए जहांगीर खान ने मैदान छोड़ना बेहतर समझा। तृणमूल कांग्रेस की हालत देखकर अब उन नेताओं को मौका मिल गया जिन्हें चुनाव के बाद पार्टी से निकाल दिया गया था। आज रिजू दत्ता ने कहा कि अब अभिषेक बैनर्जी को बताना पड़ेगा कि डायमंड हार्बर मॉडल कहां गया, वो जहांगीर खान के साथ खड़े क्यों नहीं हुए। देखिए, पुष्पा तो झुक गया, पुष्पा का हवा निकल गया, बट सवाल पुष्पा पे यहां नहीं खड़ा होता है। सवाल खड़ा होता है पुष्पा के बॉस पे और मेरे पुराने मालिक, मेरे पुराने बॉस पे। जो राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो क्यों नहीं उतरे पुष्पा के लिए, जहांगीर के लिए प्रचार करने के लिए। आज बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं फलता के, उनके लिए तो खुद मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं। तो जहांगीर जो तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी है, उसके लिए राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव क्यों नहीं रोड पे उतरे। फलता तो डायमंड हार्बर में आता है, डायमंड हार्बर मॉडल कहां है अभी, सवाल इस पे है। और हालत इतना खराब है कि उनको छोड़ दीजिए, खुद पार्टी के जो चेयरपर्सन है ममता दीदी तक रोड पे नहीं उतरी। लोगों के सामने ये प्रमाण कर रहा है कि पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजू दत्ता हो या डायमंड हार्बर के प्रत्याशी जहांगीर खान हो, इनके लिए बस नौकर हैं, इनके नौकर हैं। हम लोग अपना जान दांव पे लगा के पार्टी किया था, आज कितनी आसानी से इन लोगों ने कह दिया कि ये जहांगीर का निजी मामला है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अरे आपको क्यों नहीं लेना देना नहीं है, आपका डायमंड हार्बर है, आपने डायमंड हार्बर मॉडल बनाया था। ये डायमंड हार्बर मॉडल जो आपने गुंडों के बल पे बनाया था, जहां पर आपने सेलोटेप मार मार के 2024 में 7,11,000 वोट से जीता था, आज आपकी हिम्मत नहीं हो रही है वहां पर प्रचार में तक चला जाए। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, सिर्फ जहांगीर की है।
रिजू दत्ता थोड़े दिन पहले तक तृणमूल कांग्रेस में थे और उनकी बात सही है। बंगाल में करारी हार के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने पार्टी नेताओं को उनके हाल पर छोड़ दिया है। कुछ हफ्ते पहले तक जहांगीर खान तृणमूल कांग्रेस के डायमंड हार्बर मॉडल के हीरो थे, अभिषेक बनर्जी के सबसे करीबी थे। फलता में जहांगीर खान के लिए कैंपेन करने अभिषेक बनर्जी गए थे और उस वक्त अभिषेक ने कहा था कि 4 मई के बाद बीजेपी सपोर्टर्स को हार्ट अटैक आएगा, इसलिए शमशान में तैयारी करके तो रखनी पड़ेगी। उस दिन की वो बात मैं आपको सुनवाता हूं। আমাদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছে না এই ডায়মন্ড হারবারে বিজেপির প্রার্থী আর এখানকার বিজেপির প্রার্থী ঘাড় ধরে নিয়ে গিয়ে ডায়মন্ড হারবারে মাছের বাজারে বসিয়ে মাছ কাটাবো, মাছ বিক্রি করাবো। এখানে জাহাঙ্গীর আমাকে আস্তে আস্তে বলেছে, দাদা সব দিয়েছো, একটা বৈদ্যুতিক চুল্লি করে দিতে হবে। আমি ভাবলাম 4 তারিখ ফল বেরোনোর পর কিছু লোক তো হার্ট অ্যাটাক করবে, তাদের সৎকারটাও ভালো করে করা আমাদের উচিত। করে দেবো, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, লড়াই করে যত দ্রুত সম্ভব বৈদ্যুতিক চুল্লি হবে এখানে। बात पुरानी है लेकिन समझने वाली है। उस दिन अभिषेक बनर्जी कह रहे थे जहांगीर खान उनसे फलता में एक इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम बनवाने की मांग कर रहे हैं। ये मांग पूरी होगी, कुछ दिन बाद उसकी जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि 4 मई को तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद कई बीजेपी सपोर्टर्स को हार्ट अटैक आएगा। उनके अंतिम संस्कार में ये क्रेमेटोरियम काम आएगा। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, इसलिए पुरानी बातें कई बार उल्टी पड़ जाती हैं। जैसे अभिषेक बनर्जी का ये बयान उल्टा पड़ गया। अभिषेक बनर्जी ने कैंपेन के दौरान इस तरह की बहुत सारी बातें कही थी, अमित शाह को धमकी दी थी। इसको लेकर कोलकाता में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से गुहार लगानी पड़ी, कोर्ट से उन्हें राहत भी मिल गई। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने आज आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी जानबूझकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को टारगेट करते हैं, पार्टी के नेताओं को मैसेज करके बताते हैं कि उन्हें किस नेता के खिलाफ क्या बोलना है, और तृणमूल कांग्रेस का जो नेता उनकी बात नहीं मानता उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। ये देखिए अभिषेक बनर्जी का ट्वीट, और उसमें कैसे दिखाया, कैसे हम लोग के पास आता था, देख लीजिए, क्यूटी सजेशन फॉर रिजू दत्ता, और उसमें ये लिख के आता था कि आपको अभिषेक बनर्जी का ट्वीट किस भाषा में रिट्वीट करना है। देखिए मैं तो दिखा रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ है ओपन इन्विटेशन टू द एंटायर बीजेपी इंडिया ब्रास, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ऑल 16 बीजेपी चीफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, वैकेट योर चेयर्स, रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट एंड कम एंड कॉन्टेस्ट फ्रॉम फलता। देखिए, Gyanesh Kumar, stop hiding behind the election commission, take a BJP ticket and contest from Falta, bring as many central forces as you want, deploy your compromised observers, मतलब अजय पाल शर्मा। ये ट्वीट मेरे को लिख के भेजा गया था, और उसके बाद ये ट्वीट करके देखिए, कॉपी पेस्ट करके मेरे को पार्टी को भेजना पड़ता, नहीं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से मेरे को काट दिया जाता। ये कल्चर था टीएमसी में। टीएमसी के अंदर में जो थ्रेट कल्चर था ना, वो सोच के बाहर था। आज लोग बोल रहे हैं ना, रिजू दत्ता उसको सस्पेंड कर दिया इसलिए मुंह खोल रहा है, इसलिए पार्टी के खिलाफ बात कर रहा है। जो लोग पार्टी में आज हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मुंह खोल सकते हैं? क्या आप आज भी बोल सकते हैं? उस टाइम मुंह खोलते तो पार्टी से निकाल दिए जाते। आरजी कौर के टाइम मैंने पार्टी के अंदर मुंह खोला था कि मेरी मां, मेरी वाइफ आंदोलन में है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरे जहन में लग रहा है। मेरे को 1 महीना टीवी से बिठा दिया गया था। अब ये बात तो सही कि रिजू दत्ता को तृणमूल कांग्रेस से निकाल दिया गया है, इसलिए वो खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन कई साल उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लिए काम किया, इसलिए अंदर बाहर की बातें अच्छी तरह जानते हैं। अब वो सबूतों के साथ सारी बातें बता रहे हैं, इसलिए तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता इसका जवाब भी नहीं दे सकता। हकीकत यह है कि बंगाल में अब तृणमूल कांग्रेस का खौफ खत्म हो गया है, इसलिए लोग खुलकर सामने आने लगे हैं। फाल्ता में जहांगीर खान ने मैदान छोड़कर भले ही सरेंडर कर दिया हो, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। अब जहांगीर खान की संपत्ति की जांच होगी। विधान पारुई ने जहांगीर खान की अवैध संपत्ति की जांच की मांग की है। विधान पारुई बीजेपी के नेता हैं। 2021 के चुनाव में फाल्ता सीट से जहांगीर खान के खिलाफ
वो कैंडिडेट थे। उनका आरोप है कि जहांगीर खान ने 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जमा की। विधान पारोई ने कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, ईडी को सारे दस्तावेज भेजे हैं और पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई है। मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत कंप्लेन आया था और बहुत सारी जमीन खरीद ले लिया। करोड़ रुपया का मालिक हो गए। जो उनका जो रोजगार है उनके साथ तालजुल नहीं है। तो इसलिए 2022 साल में एक कंप्लेन हुआ था डीएम के पास, 200 करोड़ का घोटाला का उनको खिलाफ एक कंप्लेन था। तब डीएम साहब साउथ चौबीस परगना का एसपी को ऑर्डर दिया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। उस ऑर्डर का कॉपी न्यूज़पेपर में पब्लिश भी हुआ था। तब उस ऑर्डर लेकर मैं फलता पीएस, फलता थाना, डायमंड हार्बर डिस्ट्रिक्ट पुलिस एसपी और मनी लॉन्ड्रिंग का बात, इसीलिए ईडी को मैंने तीनों क्षेत्रों में कंप्लेन दायर किया है। सारा मामला डायमंड हार्बर के हीरो अभिषेक बैनर्जी के अहंकार से जुड़ा है। उनकी अपनी पार्टी के लोग भी परेशान थे। जिस तरह से उन्होंने अमित शाह को 4 मई को कोलकाता में आने का चैलेंज दिया था, उनकी ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा था। अभिषेक के चहेते नेता भी इसी तरह की भाषा बोलते थे। उन्हें यकीन था कि ममता फिर जीतेंगी और उनकी तैयारी ये थी कि बीजेपी के लोगों को मार पीट कर डराकर भगा दिया जाएगा। लेकिन बाजी पलट गई। अब अभिषेक और जहांगीर खान तो गायब हैं, शुभेंदु अधिकारी शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। लगता है कि तृणमूल कांग्रेस में सारा ब्लेम अभिषेक बैनर्जी पर आएगा और उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बंगाल में अधिकारी के फैसलों से भी सियासी गर्मी दिखाई दे रही है। 28 मई को बकरीद है और शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। गौहत्या के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। गाय की कुर्बानी पर रोक का मुस्लिम संगठन विरोध करने लगे। इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए, लेकिन आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि इस्लाम में गौकशी जरूरी नहीं है, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। असल में बंगाल में गाय, भैंस या किसी बड़े पशु को स्लॉटर करने के लिए वेटरनरी अफसर का सर्टिफिकेट लेना होगा। 14 साल से कम उम्र के पशु का वध नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ साथ पब्लिक प्लेसेस पर कुर्बानी को बैन कर दिया गया है। लेकिन मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये सारी पाबंदियां मुसलमानों को परेशान करने के लिए लगाई जा रही हैं। मुसलमान अपने मजहबी रीति रिवाजों से समझौता नहीं करेंगे। हुमायूं कबीर ने आज कहा कि बकरीद पर गाय, भैंस, ऊंट, बकरी सबकी कुर्बानी होगी। मुसलमानों को कुर्बानी देने से कोई नहीं रोक सकता। कुर्बानी तो होना ही चाहिए। ये 1400 साल से ज्यादा टाइम से सारा इंडिया नहीं है, सारा देश का विश्व का जो मुसलमान है सब लोगों को वो कुर्बानी, पशु कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी का अलग एक महत्व है। वो कुरान का निर्देश है। जितने को पास कुर्बानी देने का हिम्मत है, पैसा है, तो उनको वो करना ही चाहिए। तो अल्लाह के खुशी करने के लिए अल्लाह ने जो निर्देश दिया कुरान में, वो तो मानना ही चाहिए। हर मुसलमान ये मानेगी, किसी को ये नहीं रुक सकता। दिल्ली में वो भैंस का काट के, वो गाय काट के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, वो पैसा क्यों खा रहा है? इंडिया गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रहा है? सारे लाइसेंस कैंसिल कराना चाहिए। तो यहाँ क्यों ऐसा बोल रहा है? ये बोलने का जरूरत नहीं है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने भी हुमायूं कबीर को सपोर्ट किया। तोहा सिद्दीकी ने कहा कि भारत से भारी तादाद में बीफ एक्सपोर्ट होता है, कहीं कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर बंगाल के लिए अलग कानून क्यों? अगर पूरे मुल्क में गाय काटने पर पाबंदी लग जाए तो बंगाल के मुसलमान भी गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। आइन जो बोलते हैं वो मानना जरूरत है। आइन सबके लिए समान होना चाहिए।
गो हत्या नहीं करना है, ठीक है, मान लेगा हम, किंतु इंडिया में गो मांस 2 नंबर में है। साधारण आदमी कुर्बानी देगा, ये नहीं चलेगा। अब देश का गोरू गाय को जबा करके विदेश में भेज देगा, वो जायज है, वो ठीक है। आइन क्या है, सबको बंद करना है। हम लोग गाय नहीं खाएंगे, हम लोग मर जाएगा। हम तो छोड़ दिया है, क्योंकि इंडिया में हर जगह और 19 राज्य देखिए और गाय मनुष्य चलते हैं। तो क्या है, वहां चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, वहां चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। या आइन तो एक ही होगा इंडिया के लिए। बंगाल में गाय की कुर्बानी पर रोक का मसला अब नेशनल इशू बन गया है। जमात इस्लामी के प्रेसिडेंट अरशद मदनी ने कहा, गाय को लेकर रोज रोज का विवाद खत्म होना चाहिए। सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे। गाय काटने वाले और गाय बेचने वाले दोनों को मुजरिम माना जाए। सरकार गाय काटने वालों को मौत की सजा का प्रोविजन कर दे। इसके बाद सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़बह करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं। हम कहते हैं, दावा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। हमारा मुतालबा सबका मुश्तरक मुतालबा है। हम मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। आज ये खबर ये आई कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी गाय की कुर्बानी पर किसी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया है। ममता सरकार में मंत्री रहे सिद्दीकुल्ला चौधरी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट ने रिलीजियस ग्राउंड पर रियायत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट का फैसला आने के बाद सिद्दीकुल्ला चौधरी ने इस मामले को एक नया एंगल दिया। उन्होंने कहा, इस तरह की पाबंदी से हिंदुओं का नुकसान ज्यादा है। जो हिंदू मुसलमानों को हर साल करोड़ों रुपए की गाय बेचते हैं, उनके सामने खाने के लाले पड़ जाएंगे। कि इस कानून के जरिए से हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है, वह डायरेक्ट हिट हो रहा है, उसको खराब किया जा रहा है। और ये भी कहा कि एक कौम को डराया जा रहा है, उनको परेशानी हो रही है। ये भी बताया कि हाट में गोरू भैंस बिकना बंद हो गया, तो इसमें आर्थिक स्थिति में बहुत कमजोरी आएगी। जादव जो गाय भैंस पालते हैं, ग्वाला कहते हैं हम लोग, इन लोगों के साथ मुसलमानों का करोड़ों का धंधा है, साल भर में चलता है, ठप पड़ा हुआ है। गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को आर्थिक स्थिति में आसमान जमीन का फर्क आएगा। अब मैं आपको इस मामले में पश्चिम बंगाल की नई सरकार का पक्ष सुनवाता हूं। शुभेंदु सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा, इस मुद्दे पर बेवजह शोर मचाया जा रहा है। न किसी पर बैन लगाया है, न किसी के साथ भेदभाव किया गया है। बंगाल सरकार ने कोई नया कानून नहीं बनाया। 76 साल पुराने 1950 के कानून को सख्ती से लागू किया है। इससे किसी को क्या दिक्कत है, और दिक्कत है तो वो कुछ नहीं कर सकती। देखिए, हमारा राज्य में जो नियम है, 1950s का जो नियम है, बहुत सख्त नियम है।
और हम लोग ये भी नहीं बोल रहे कि जो बिजनेस चल रहा है उसको बंद करना है, लेकिन हमारा स्ट्रिक्ट नियम जो 1950s का नियम में ही लिखा हुआ है, 14 साल के नीचे के कैटल को काटा नहीं जाएगा, और जो कैटल एकदम ही अस्वस्थ है या अपाहिज है या एज हो गया है उसको पर्टिकुलर ऑफिसर्स उनको सर्टिफिकेट देना होगा। तो सर्टिफिकेट अगर आप लोग दिखा सकते हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1950s का जो आइन हमारे राज्य में है वो दूसरे राज्य में नहीं है, और ये राज्य में बहुत सख्त आइन है। ये अलग बात है कि अभी तक वो आइन लागू नहीं किया गया था, क्योंकि पिछला सरकार बहुत सारा आइन नहीं मानते थे, वोट बैंक का हिसाब करते थे, लेकिन इस सरकार में वो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग काउस को माता भगवान समझते हैं, तो ये थोड़ा सा सेंटिमेंटल इशू भी है, लेकिन नियम तो सबके लिए एक ही है। बात वही है, ममता के शासन में मुसलमानों को खुली छूट थी। बंगाल में बकरीद पर बकरे काटो या गाय, कोई पूछने वाला नहीं था। हुमायूं कबीर का यह कहना कि गाय, भैंस, ऊंट, बकरी सबकी कुर्बानी होगी, इसी मानसिकता का परिचायक है। मुसलमान भाई बहन ये अच्छी तरह जानते हैं कि गाय का वध करने से हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी। वैसे भी बंगाल में गौहत्या के खिलाफ कानून है। हाईकोर्ट ने भी कहा कि बंगाल में गाय नहीं काटी जा सकती। इसका सबको सम्मान करना चाहिए, सबके सेंटिमेंट का ध्यान रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज मुस्लिम नेताओं को आग लगाने वाला एक और आदेश जारी किया। मदरसों में वंदे मातरम के गायन को कंपलसरी कर दिया। शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के बेलूर मठ में गए, साधु संतों को साष्टांग प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। जिस वक्त शुभेंदु अधिकारी की ये तस्वीरें आई, उसी वक्त बंगाल सरकार के आदेश की कॉपी सामने आई। इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों में पढ़ाई शुरू होने से पहले असेंबली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन होगा और पूरा राष्ट्रगीत गाया जाएगा। हालांकि सारे सरकारी स्कूलों के लिए इस तरह का आदेश पिछले शुक्रवार को ही जारी हो गया था, लेकिन उसमें मदरसों का जिक्र नहीं था, इसलिए मदरसों में वंदे मातरम नहीं हो रहा था। आज मदरसों के लिए आदेश जारी हो गया। शुभेंदु अधिकारी का यह फैसला भी मुस्लिम नेताओं को नागवार गुजरा। हुमायूं कबीर ने कहा कि मदरसे मजहबी तालीम के लिए हैं, इसलिए मदरसों में मुस्लिम बच्चों पर वंदे मातरम थोपना ठीक नहीं होगा। मदरसा वो मुसलमान का प्रतिष्ठान है, वो तो कोई भारत बंधन का करने का, वंदे मातरम बोलने का कोई जगह नहीं है। वो तो कुरान शिक्षक के लिए मदरसा है, तो कुरान सीखेगी तो वो कोई वहाँ तो कोई सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। जितने सारे मदरसा है वो मुसलमान को पैसा से चल रहा है। मुसलमान को गरीब, यतीम, जो पिता नहीं है, माता नहीं है, इनको जो बच्चा है वो मदरसा में पढ़ते हैं। इनको सरकार के तरफ कोई देने का नहीं दिया तो उनको क्या ये सब निर्णय ले रहा है। कोलकाता की खिलाफत कमेटी के चीफ मोहम्मद अशरफ अली कासमी ने भी कहा कि बीजेपी की सरकार जानती है कि इस्लाम वंदे मातरम गाने की इजाजत नहीं देता, इसके बाद भी मुसलमानों को वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया जाए, ये ठीक नहीं है। गवर्नमेंट का काम किसी रिलीजियस के बेस पर नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर की हिफाजत करना। गवर्नमेंट का काम होता है सिटीजन की बुनियादी जरूरतों को देखना और हमारे रास्तों को देखना, हमारे हेल्थ के मसले को हल करना, हमारे रोजगार के मसले को हल करना। उसका काम नहीं होता है रिलीजियस मामले में किसी के रिलीजियस मामले में इंटरफेयर करना। तो ये जो वंदे मातरम का मामला है, वंदे मातरम को हम ये नहीं कहते कि गलत है या उसको नहीं होना चाहिए। हमारे जो भाई उसको गाते हैं या उसको पढ़ते हैं, उनका आस्था उसके साथ है, हमें उनसे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुसलमानों पर थोपना, चूंकि वंदे मातरम में कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो हमारे जो बुनियादी अकीदा है उसके अगेंस्ट में जाता है, तो इसलिए हम हमेशा से
आज ही से नहीं, जब से तकरीबन 100 साल हो गए, 100 साल से हम ये गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको हमारे ऊपर न थोपे, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल जो एक हर रिलीजन के लोगों को फंडामेंटल राइट दिया गया वो उसका उल्लंघन है, लिहाजा इसको हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। लेकिन बीजेपी के नेता वंदे मातरम को राष्ट्र प्रेम का प्रतीक बता रहे हैं। शमीक भट्टाचार्य ने कहा इस मुद्दे को मजहबी चश्मे से देखना ठीक नहीं है। वंदे मातरम देश का गौरव गान है, इसलिए वंदे मातरम गाने से किसी को परहेज नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत पहले से ही हमारा डिक्लेयर्ड स्टैंड है। वंदे मातरम को कांग्रेस खंडित किया था 1937 में। अगर वंदे मातरम को खंडित नहीं किया होता तो इस देश की बंटवारा भी नहीं होता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका पक्ष में नहीं होता। अगर सुभाष चंद्र बोस को भी कांग्रेस नहीं अपने पार्टी से निकाल दिया होता तो शायद वो कह सकते हैं आई डू नॉट बिलीव इन टू नेशन, आई बिलीव इन वन नेशन, इंडिया कैन नॉट बी एंड विल नॉट बी डिवाइडेड। सवाल वंदे मातरम का नहीं है, सवाल नजरिए का है। जो लोग वंदे मातरम को मजहब से जोड़कर देखेंगे उन्हें प्रॉब्लम होगी। जो इस गीत को आज़ादी की लड़ाई का तराना मानकर गाएंगे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे लगता है कि राष्ट्र के नाम पर मुल्क को लेकर सबका नजरिया, सबकी सोच एक जैसी होनी चाहिए। किसी को वंदे मातरम गाने से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको बताता हूं कि क्या देश में वाकई में पेट्रोल डीजल की किल्लत है और कितनी किल्लत है। 2 दिन से सोशल मीडिया पर इस तरह के बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल पंप्स पर भीड़ लगी हुई है, लंबी लाइनें लगी हैं, लोगों को फ्यूल नहीं मिल रहा। तो जब ये खबरें आई तो सरकार हरकत में आई। देश भर में 500 से ज़्यादा पेट्रोल पंप पर रेड की गई। 111 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस जारी किए गए। बेवजह पैनिक फैलाने की वजह से 35 पेट्रोल पंप पर पेनल्टी लगा दी गई और एक पेट्रोल पंप का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि सरकार का दावा है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, सप्लाई रेगुलर है। लेकिन जब इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने रियलिटी चेक किया तो देश के कई इलाकों में पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें तो दिखाई दी। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के ग्रामीण इलाकों में खास तौर से डीजल लेने वालों की लंबी कतारें दिख रही थी। डीजल मिलने का इंतजार कर रहे लोगों ने कहा कि बुआई का सीजन है, उन्हें डीजल की जरूरत है, इसलिए पेट्रोल पंप पर लाइन लगाने को मजबूर हैं। मैं सुबह 8 बजे से आया, अभी यहाँ आलू तो बोले थे ना, तुमने मुलाकात ये थी कि वो बोले कि पैनिक होने का कुछ काम नहीं। हाँ, मेरा मतलब यही है कि पैनिक होने का कुछ काम नहीं ना, तो मिलना हर डीजल पे होना, पेट्रोल पंप पे। यही मेरी ये समस्या है। डीजल नहीं मिल रहा है क्या? अभी डीजल नहीं मिल रहा। यही सिर्फ ये पेट्रोल पंप है पूरा वाशिम जिले में। अभी देख रहे हैं आप कितना कतार लगा हुई थे, लेकिन हर पेट्रोल पंप है, अगर गिनते जाए तो पूरे वाशिम जिले में 50 से 100 है पेट्रोल पंप, लेकिन सिर्फ यही मिल रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आज की कंडीशन। आज सुबह से मैं 4 बजे से लाइन में खड़ा हूँ, मुझको अब तक डीजल नहीं मिला। डीजल चालू होने के बाद भी ऐसा कोई गारंटी नहीं कि मिलेगा ही, क्योंकि स्टॉक कभी भी खत्म हो सकता है। अब मेरा सरकार से यही दरख्वास्त है कि जो भी सिटी के अंदर के जो पेट्रोल पंप है वो चालू ट्रांसपोर्ट के गाड़ियाँ या फिर टैक्सियों के लिए खुला करे, और जो रोड टच होते हैं खेड़े गाँव के पास के, वो किसानों के लिए चालू करने के, क्योंकि पेरनी के पहले के जो मशागती के काम रहते हैं खेती में से पुलाव, रोटावेटर, और अब 15 दिन में पेरनी चालू हो रही है। वो अगर काम जो किसानों का जो पर्टिकुलर पेट्रोल पंप चालू रहेंगे तो वो काम ठीक ठाक से चलेंगे। इसके बाद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से सवाल पूछे गए तो पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने माना कि खेती के सीजन में अचानक डिमांड बढ़ी है, इसलिए कुछ पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जहां पर डीजल मिलने में दिक्कत हुई है। कुछ पेट्रोल पंप पर और कुछ एरियाज में ये देखा जा रहा है कि जो बाइंग है वो इंक्रीज हुई है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी देखी जा रही है। मंत्रालय में भी इसे एनालाइज किया है और ये पाया है कि कुछ इंक्रीज तो एग्रीकल्चर सीजन के चलते हैं। इसके अलावा प्राइस डिफरेंस है, जो सरकारी तेल कंपनियां हैं वो जिस भाव पर पेट्रोल और डीजल बेच रही हैं और उसके मुकाबले जो प्राइवेट कंपनीज हैं वहां पर दाम कुछ अधिक है। इसके चलते भी ये डिमांड जो है वो सरकारी कंपनियों पर शिफ्ट हो रही है।
परंतु इसके बावजूद भी हमारे पास सफिशिएंट सप्लाईज हैं और डिमांड के हिसाब से तुरंत के तुरंत एक्शन लिया जा रहा है और हर पेट्रोल पंप पर सप्लाई को सुनिश्चित करने का हर प्रयास किया जा रहा है। स्टॉक की कमी नहीं है, सप्लाई पर्याप्त हो रही है, तो भी खबरें तो आ रही हैं। राजस्थान से डीजल की कमी की खबर आई तो हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने राजस्थान सरकार के अफसरों से बात की। राजस्थान के फूड एंड सिविल सप्लाई सेक्रेटरी अंबरीश कुमार ने डीजल की कमी की क्या वजह बताई, ये भी सुन लीजिए। अगर हम पिछले साल के और इस साल के डेटा को कंपेयर करें तो ये आपके सामने स्क्रीन पर डेटा है। कुल जो राजकीय पेट्रोल कंपनियां हैं उनमें पिछले साल के मुकाबले 24% अधिक पेट्रोल बिक रहा है और 33.9% अतिरिक्त डीजल बिक रहा है। ये पिछले मई 2025 और मई 2026 का कंपैरिजन है। और ये तो इतनी मतलब खरीद बढ़ गई है जनता की। तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि चूंकि अखबारों में कुछ इस तरह का माहौल बन गया है कि लोगों को लग रहा है कि रेट बढ़ जाएंगे या रेट बढ़ रहे हैं, तो हमें बताया गया कि लोग जो पहले 10-15 लीटर भरवाते थे वो सब फुल टैंक भरवा रहे हैं। तो एक तो कारण ये है जिसके कारण लोगों को एक थोड़ा सा पैनिक का माहौल है, लेकिन उपलब्धता में कोई कमी नहीं है, अवेलेबिलिटी पूरी है। दूसरा कारण ये है कि अभी जो बल्क जितने जो फ्लीट ओनर्स हैं ट्रक और बस वाले, पहले उनके अपने पंप चला करते थे तो वह अपने पंप पे बल्क डीजल खरीद के उसमें भरा करते थे। अब चूंकि बल्क डीजल का रेट ज़्यादा है तो उन्होंने अपने पंप बंद कर दिए हैं, तो उनके ट्रक और बस भी सामान्य पेट्रोल पंप से आके भरवा रहे हैं, तो उससे भी थोड़ी अतिरिक्त भीड़ हो गई है। तीसरा कारण ये है कि चूंकि कमर्शियल एलपीजी का दाम बढ़ गया है तो कुछ लोगों ने अपनी भट्टियों को डीजल पे शिफ्ट कर लिया है, तो उन लोगों के कारण भी डीजल की थोड़ी डिमांड बढ़ गई है। तो डिमांड इंक्रीज हुई है, उसको पूरी तरह से उपलब्ध करवाया जा रहा है। उपलब्धता में कोई कमी नहीं है, केवल एक अनावश्यक कुछ लोग माहौल बना रहे हैं। अफसर पेट्रोल डीजल की कमी के जो कारण बता रहे हैं उन्हें मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि डीजल के बल्क कस्टमर यानी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूजर्स जो रिटेल रेट वाला डीजल खरीद रहे हैं। सरकार ने असल में कमर्शियल यूज के लिए डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। आम लोगों को मिलने वाले डीजल और कमर्शियल यूज के लिए डीजल के रेट में प्रति लीटर करीब 40 रुपए का फर्क है। इसलिए बल्क यूजर्स, इंडस्ट्रियल यूजर्स अब रिटेल में पेट्रोल पंप से डीजल ले रहे हैं, इसका असर पड़ रहा है। दूसरी वजह खेती का सीजन है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में डिमांड बढ़ी है। इसके अलावा सरकार ने कमर्शियल एलपीजी के रेट बढ़ा दिए हैं, इसलिए जो लोग अब तक एलपीजी इंजन से अपनी इंडस्ट्री चला रहे थे वो भी डीजल इंजन पर शिफ्ट हो गए हैं। इस चक्कर में भी डीजल की मांग बढ़ी है। हालांकि सरकार का दावा है कि डीजल की कमी नहीं है, सप्लाई पूरी है, लेकिन सिर्फ कहने से तो काम नहीं चल सकता। ऐसे इंतजाम करने पड़ेंगे जिससे किसानों को और आम लोगों को डीजल मिलने में दिक्कत ना हो और उनके मन में विश्वास पैदा हो कि सप्लाई रेगुलर होगी। पुलिस पर पत्थर चलाओगे तो जेल जाओगे, ये कहा महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने कहा कि मुंबई में पुलिस पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज पुलिस ने 16 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को कोर्ट ने 26 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। बांद्रा में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने के दौरान पुलिस पर हमला हुआ था। आज पुलिस ने कोर्ट में बताया कि पुलिस पर पत्थरबाजी एक साजिश का हिस्सा थी, लोगों को भड़काया गया, जानबूझकर पुलिस पर हमला करने के लिए उन्हें इकट्ठा किया गया, प्रोवोक किया गया। बांद्रा में बुलडोजर एक्शन से पहले सोशल मीडिया पर दर्जनों रील्स बनाकर वायरल की गई थी। ज्यादातर रील्स में लोगों को उकसाया गया था, मस्जिद पर एक्शन को गलत बताया गया। रेलवे के एक्शन को मुसलमानों पर जुल्म के तौर पर पेश किया गया। कई रील्स में भीड़ को बुलाया गया। ऐसी कई रील्स पुलिस के हाथ लगी हैं। लेकिन इस मस्जिद को भी तोड़ा जा रहा है। ऑलरेडी एक मस्जिद को तोड़ चुके हैं, वो वहां पर। पुलिस अब इन सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की जांच कर रही है। वायरल वीडियोस के जरिए भीड़ को उकसाने वाले लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सारे पत्थरबाजों की पहचान होगी, उनकी सरकार किसी दोषी को छोड़ेगी नहीं। जो बांद्रा पूर्व में जो कार्रवाई चल रही है उसमें अतिक्रमण निकालने का कार्य चल रहा है। अतिक्रमण निकालते समय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर पत्थर फेंके, इसलिए पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको कंट्रोल में लाया। उसके बाद जो पत्थर फेंकने वाले थे उनको अरेस्ट किया है। लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हुई तो इस पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल खड़े किए। कहा कि सरकार को मुसलमानों को वक्त देना चाहिए था, जिन के घर तोड़े हैं उन्हें मकान देना चाहिए था, लेकिन सरकार का मकसद जमीन खाली कराना नहीं है, सिर्फ बुलडोजर पॉलिटिक्स करना है। मेरा कहना ऐसा है, उनको अल्टरनेटिव जगह दीजिए। उनका सर्वे न किया न कुछ किया। हमारा कहना था सर्वे कीजिए और जिनको घर जिनको दे सकते उनको घर दीजिए, फिर तोड़िए। आप जिस ढंग से सब चला है, बुलडोजर की राजनीति जो चली है वो बिल्कुल गलत बात है। वो खाली गरीबों के खिलाफ होती है। वहां मस्जिद भी इलीगल थी, तोड़ने के पहले लोगों को बोलने का था वहां से कुरान शरीफ वगैरह जो आपका होगा वो उठाइए। इलीगल क्या, मुंबई में इलीगल क्या वही होता है। बड़ी बड़ी स्क्रैपर जो हो गई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें कई बिल्डिंगे इलीगल है। उसके बारे में कुछ करते हो? हुसैन दलवाई को जवाब दिया बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और ठाकरे सेना ने बांद्रा को बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का अड्डा बना दिया था और पुलिस जब इन्हें हटाने पहुंची तो दंगा फैलाने की साजिश रची गई। लेकिन अब महाराष्ट्र में देवा भाव की सरकार है, हर साजिश की जड़ तक पहुंचेगी और हर दंगाई का हिसाब होगा। ये वोट जिहाद वाले जो है, जिनकी जिंदगी जितने अभी वोट परिवर्तन कर लिया है अपना, अभी आजकल हर एक रंग के कपड़े पहन के घूमते, गोल टोपी पहनना बाकी है सिर्फ। वो है राहुल गांधी। धारावी में जब कोर्ट ने कहा मस्जिद गिराओ, तब ये लोग 10,000 लोगों को लेकर उतरे थे। कल उनका यही प्लान था, यहाँ लोगों को भड़काना, 5-10 हजार लोग बाहर से लाना, कि जो इसके पूछे 1.5 फुट अंतर पे रहने वाले ठाकरे सेना के नेता, वो जिहाद वाले नेता, जो इन्होंने कल गुंडों को भेजा था, वहां तक मुंबई की पुलिस पहुंचेगी। और जो ये मुंबई सरकार रेलवे टर्मिनस रोक रहा है, जो बांग्लादेशी माफिया मुस्लिम गुंडों को भड़काने का प्रयत्न करे, वहां तक हम जरूर पहुंचेंगे। ये बात सही है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार के जमाने में मुसलमानों को अपना वोट बैंक माना जाता था। जब सरकारी जमीन पर कब्जा होता था तो कोई कुछ नहीं बोलता था। जब बस्तियां बसाई जाती थी, वहां मस्जिदें बनाई जाती थी, न तो कोई अफसर एक्शन ले पाता था, न पुलिस कुछ कह पाती थी। इसलिए बस्तियां बनती रहीं और बेरोक टोक बसती रहीं। लेकिन अब हाई कोर्ट का ऑर्डर है और सरकार में एक्शन लेने की इच्छा शक्ति है, इसलिए डिमोलिशन हो रहा है। लेकिन जिन लोगों के घर टूटे हैं वो वोट बैंक की राजनीति के शिकार हुए हैं। अगर उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए तो अच्छा होगा। चलते चलते आपको योगी आदित्यनाथ की बात सुनाता हूं। योगी ने आज यूपी के नौजवानों से कहा, मुश्किलों का सामना करना ही जिंदगी है। जो संघर्ष करता है, लड़ता है, वही जीतता है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। योगी आज गोरखपुर में जूनियर रोइंग चैंपियनशिप के विजेताओं को पुरस्कार देने पहुंचे थे। इसलिए योगी ने कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब मैं यहां प्रतियोगिताओं को देख रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, विपरीत परिस्थितियां थी, तेज हवा चल रही थी, लेकिन तब भी मुझे उस समय महान साहित्यकार सोहनलाल द्विवेदी की पंक्तियां याद आ गईं, जो उन्होंने कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद करना, यह जीवन का सच है। जो भाग गया, जो डर गया, वो मर गया।
जो भाग गया उसको समाज, देश और ईश्वर भी कभी माफ नहीं करता है, कभी माफ नहीं करता है। और इसीलिए जीवन का एक ही मंत्र है और वह है चरैवेति चरैवेति का, चलते रहो चलते रहो। योगी की यह बात बिल्कुल सही है, कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हो, जीतता वही है जो संघर्ष करता है, लड़ता है, और हार उसकी होती है जो कोशिश करना छोड़ देता है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।